गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप लोग का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। और अपना सेशन हम लोग लेकर आ चुके हैं जिसमें जीएस और करंट अफेयर के रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली 24 अक्टूबर तक के लिए ये सीरीज मैंने रखी हुई है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टॉपिक लाकर उसको रिवीजन करते हैं, जो कि जीएस से होते हैं। और बीच बीच में करंट अफेयर के सेशंस भी आप लोग के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ, ताकि 24 अक्टूबर का एग्जाम जो है, और ये खासतौर से सिर्फ 24 अक्टूबर के लिए तो ही है, लेकिन 5 दिसंबर जिनका आरओ है और अन्य परीक्षाओं वाले भी लाभान्वित इससे पूरी तरीके से हो सकते हैं। तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में, उसके सेक्शन यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी में आप सभी लोग का बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से। 4 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर का सेशन आप लोगों के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से लेता हूं। और मेंस के लिए आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लोक प्रशासन, जीएस पेपर 2। अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर कैसे आना? सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। मोबाइल नंबर डाल के खुद को रजिस्टर कर लेना। सर्च गोल में आपको सर्च करना है यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी। आपको फ्री क्लासेस और टेस्ट सीरीज दिखाई देने लगी। उनको अनलॉक करने के लिए मेरा कोड PS10 है, इसको डाल के आप अनलॉक कर सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो कभी भी कहीं भी रिकॉर्डेड लाइव सेशन पढ़ने का मौका मिलता है। अपॉर्चुनिटी बेस्ट एजुकेटर से जुड़ने का एक्सेस, मल्टीपल कोर्सेज, स्ट्रक्चर पेडागॉगी मिलती है, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लासेस आपको उपलब्ध होते हैं, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर पीडीएफ मटेरियल फॉर्मेट में नोट्स मिलते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को उपलब्ध है। 1 से लेकर 25 तक के रैंक के बच्चे जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, प्लस के सब्सक्रिप्शन का। एक बहुत शानदार लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने के कोर्स पे 3 एक्स्ट्रा मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है आपको। और डुअल एजुकेटर सेशन 15 अक्टूबर का आयोजित कराया गया था। इसी के साथ 18, 19, 20 तारीख को आपको जो है सफलता नामक सीरीज जो है फ्री मिनी PY के सीरीज जो है उपलब्ध है। बैच कोर्सेज की बात करें तो 7 अक्टूबर से लेखपाल के लिए एक बैच संचालित हो रहा है। 15 अक्टूबर से इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के लिए नया बैच शुरू हो चुका है। इसी क्रम में 22 अक्टूबर से लेखपाल के लिए एक नया बैच बन रहा है, उन्नत नामक। और 22 अक्टूबर से ही यूपी पीसीएस के आरओ के लिए भी एक नया बैच जो है संचालित किया जा रहा था। ये महत्वपूर्ण बैच होंगे आप सभी लोगों के लिए। आप लोग अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ा सकते हैं इन बैचेस के साथ जुड़कर। बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा। तो मतलब सिंगल सब्सक्रिप्शन में ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। आप एक साथ कई चीज़ों की तैयारी भी कर सकते हैं। फीस की अगर बात करते हैं तो 24 महीने की जो फीस है मात्र 12,240 रुपये है। 510 रुपये महीने पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। 12 महीने की जो फीस है 8,415 रुपये है। 701 रुपये मंथली पेमेंट के आधार पर इसको प्राप्त कर सकते हैं। 6 महीने की जो फीस है 6,885 रुपये है। 1,148 रुपये मंथली ले सकते हैं। इसी क्रम में 3 महीने और 1 महीने की भी कोर्सेज उपलब्ध है, लेकिन रिकमेंडेड है 24 महीने या 12 महीने, क्योंकि इससे कम में ना तो कोई सिलेबस पूरा हो पाएगा आपका, और साथ साथ महंगा भी पड़ेगा इससे आप लेंगे नीचे का। तो ठीक है, तो कम से कम 1 साल नहीं तो 2 साल का तो आप ले। और इसमें 10% के डिस्काउंट के लिए आपको रेफरल कोड में मेरा कोड PS10 यूज करके 10% डिस्काउंट भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने करेंगे सेशन की शुरुआत। जीएस के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, MCQ फॉर्मेट में ये रहेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखिए एक और ऑफर है आप लोगों के लिए, बिहार और यूपी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन को भी आप ले सकते हैं। और इसमें आप 6 महीने 12 महीने के कोर्स को ले सकते हैं। इसके साथ आपको पता 67th BPSC का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है, इसको भी आप क्या कहते हैं कि लेकर कर सकते हैं। बक्स बाउंटी कार्यक्रम के तहत आप जो है क्या नाम है, शिकायत किसी प्रकार की वीडियो पे कुछ इशू हो तो इसकी शिकायत आप अनअकैडमी कर सकते हैं। उसकी शिकायत करने के बाद आप जो है अगर सही पाई जाए तो आपको उचित इनाम भी दिया जाएगा। स्पेशल सेशन मेरा मिलता है आपको डेली 9:30 बजे करंट अफेयर का ऐप पर ज्वाइन कर। तो आज हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पे आपके लिए ज्योग्राफी के MCQs। इसमें हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण MCQs की चर्चा करेंगे, जो कि बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की ज्योग्राफी MCQs है, नॉर्मल नहीं है, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो ज्योग्राफी के MCQs की करेंगे चर्चा, और महत्वपूर्ण सेशन होगा आप सभी लोग के लिए। तो कुड़प्पा क्रम के सेल संबंधित हैं किससे? क्वेश्चन नंबर 1, कुड़प्पा क्रम के सेल संबंधित हैं किस समूह से? तो ध्यान दीजिएगा, कुड़प्पा क्रम, सभी लोग रिस्पॉन्स करेंगे। आंसर है आपका पुराण समूह। बहुत लोग इसमें आर्कियन समूह लगा के आंसर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, आर्कियन समूह से नहीं, कुड़प्पा क्रम के कुड़प्पा क्रम के सेल संबंधित आपके पुराण समूह से। ठीक है। निम्नांकित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? बहुत बड़ा है वह सवाल। स्ट्रोम्बेली, कोटोपैक्सी, विशुयस या एल्बुर्ज? क्वेश्चन नंबर 2।
कई बार आया हुआ है। आंसर है स्ट्रॉम्बेली। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रॉम्बेली जो है क्या है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत बार आया हुआ सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट। पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना किसने दी थी? जे ग्रिनले ने दी थी। किसने दी थी? जे ग्रिनले ने दी थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक वन्य जीव वन वनस्पतिक विविधता संपन्न है? इसको सवाल का आंसर सभी लोग जरूर करें, क्योंकि देखिए ये हर साल हर एग्जाम में आने वाला सवाल है एक तरीके से। बताऊं आपको बताने का प्रयास करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बार आया हुआ सवाल है। देखिए आंसर है इसका आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन। ये जो है सबसे अधिक विविधता अगर पाई जाती है तो यही पाई जाती है। अगला सवाल है मानव जातियों के विकास के संदर्भ में मेखला और संस्तर सिद्धांत। मेखला और संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई? क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कठिन सवाल है, देने का प्रयास करें उत्तर सभी लोग। मेखला और संस्तर अभी तक नहीं आया जी, उसमें आ सकता है लेकिन कोई नहीं। तो मानव जातियों के लिए मेखला और संस्तर सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर है जी टेलर। किसने किया है? जी टेलर ने। भूटान की निम्नांकित में से किस नदी पर चुक्खा जल शक्ति परियोजना जो है स्थित है? चुक्खा जल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6 रिस्पॉन्स करें सभी लोग। तो ध्यान दीजिएगा, चुक्खा जल विद्युत परियोजना जो है रेदाक नदी पर अवस्थित है। किस पर? रेदाक नदी पर। भूटान की नदी है, भूटान की परियोजना है, भारत इसके साथ कॉम्बिनेशन में है, इस वजह से सवाल है ये। वर्तमान समय में विश्व में गाय के दूध का बृहत्तम उत्पादक कौन है? बृहत्तम उत्पादक किसमें पूछ रहा है? गाय के दूध में। ध्यान दीजिएगा, गाय के दूध के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 तो अगर गाय के दूध का बृहत्तम उत्पादक पूछता है तो आंसर हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। कुल दूध का पूछे इसमें गाय भैंस दोनों तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। एक सवाल और बनता है कि प्रति गाय दूध उत्पादकता सबसे अधिक किस देश में है? तो आंसर है वहां पर डेनमार्क। तीनों चीज को अंतर समझिएगा, मतलब एक पर्टिकुलर एक गाय जो है कितना, क्या कहते हैं कि एक गाय में सबसे अधिक दूध कहाँ पर किस देश में आता है? तो डेनमार्क की गायों में। कंप्लीट गाय के दूध में उत्पादन जो पूछे, कंप्लीट गाय के दूध में नंबर 1 कौन? तो फिर आपका अमेरिका है। और पूछे आपसे कुल दूध में तो भारत है। इथोपिया की सीमा निम्नलिखित में से किस देश को नहीं छूती? इथोपिया की सीमा अफ्रीकी देश है। क्वेश्चन नंबर 8 बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, मैपिंग देखेंगे तो आंसर है आपका युगांडा। इसको टच नहीं करती, युगांडा को। निम्नांकित में से कौन सा देश तांबा संसाधन से वंचित है? मतलब वहां पे तांबा के संसाधन के रूप में नहीं मिलता। पेरू, पोलैंड, जाम्बिया या पुर्तगाल? क्वेश्चन नंबर 9 बताने का प्रयास करें। थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल हाई है, लेकिन ये आपके पीसीएस वाले एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आरओ के लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, पेरू, पोलैंड, जाम्बिया, चिली, ये सब जो है आपके तांबा संबंधित देश, लेकिन पुर्तगाल में जो है तांबा संसाधन नहीं मिलता आपको। कैंटरबरी घास के मैदान तुल्य नहीं है, किसके समान नहीं है पूछ रहा है? कैंटरबरी घास के मैदान, डाउन्स, पंपास, कंपास या वेल्ट? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आंसर है आपका कंपास। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कंपास। जो कैंटरबरी घास का मैदान है ना, वो कैसा है? ठंडे घास का मैदान है। तो डाउन्स भी उसी तरीके से, पंपास भी वैसी है, वेल्ट है, ये सब ठंडे घास के मैदान है। कंपास के गर्म घास का मैदान है। ठीक है। शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु का सबसे बड़ा भाग पाया जाता है। शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु का सबसे बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है आपका, ध्यान दीजिएगा, यूरेशिया। कहाँ पर? शुष्क महाद्वीपीय सदृश जलवायु कहाँ पाई जाएगी? यूरेशिया में। निम्नांकित में से कौन सा देश प्रमुख भूतापीय ऊर्जा उत्पादक देश है? भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 12 तो भाई इसका आंसर क्या होगा? रिस्पॉन्स करने का प्रयास सभी लोग जरूर करें। आंसर है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। भूतापीय ऊर्जा में नंबर 1 अमेरिका है। गंगा कार्य योजना प्रारंभ कब हुई थी? 84, 86, 88 या 90? गंगा कार्य योजना
ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्या गड़बड़ है। आंसर है 1984। देखिए 1984 में तैयार की गई और 1985 में ये शुरू हो गई, क्योंकि इसमें आंसर जो है इस तरीके से दिया तो आयोग ने भी इसका उत्तर 1984 माना। ठीक है। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, 4 विकल्प है, पढ़ के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 14, दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। इसका उत्तर देखिए बहुत गलत हो जाता लोगों का। क्रिटेशियस काल में जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी ना, उसके वजह से जो है क्रिटेशियस काल में जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई हैं उससे बना है आपका दक्कन ट्रैप। क्रिटेशियस काल में हुई ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। भारत में कोपेन का AMW जलवायु प्रकार पाया जाता है कहाँ पर? देखिए ये क्वेश्चन 2-3 साल से कोपेन पे आ रहा लगातार। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है जो कोपेन का उन्होंने जो है वर्गीकरण किया है अलग अलग वर्डिंग के माध्यम से, तो AMW जलवायु प्रकार इन्होंने किस क्षेत्र को दिया है? क्वेश्चन नंबर 15। AMW जो है इंगित करता है पश्चिमी हिमालय की जलवायु को। ठीक है, पश्चिमी हिमालय की जलवायु के लिए AMW। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने टॉलमी के विश्व मानचित्र में व्यापक परिवर्तन किए? टॉलमी ने विश्व के मानचित्र बनाया था, पूछा जिसमें व्यापक परिवर्तन करने वाला व्यक्ति कौन था? ध्यान दीजिएगा, अल इद्रिसी। कौन? अल इद्रिसी। क्वेश्चन नंबर 16, अल इद्रिसी ने टॉलमी द्वारा जो मानचित्र बनाया था उसमें परिवर्तन किया गया और अलग तरीके से महाद्वीपों का इसमें दिखाया गया था। निम्नांकित विद्वानों में से किसने मानवतावाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया है? मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 17, तो किसने किया था? ई फू तुहान। किसने किया? ई फू तुआन ने। ठीक है। मालविड प्रक्षेप निम्नांकित में से किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? मालविड प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा टीप है, इसको छोड़ दीजिए, आपको छोड़ सकते समक्षेत्र में करता है। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए भाई। भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना कहाँ पे की हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। भारतीय मसाला बोर्ड ने मसाला पार्क की स्थापना कहाँ की है? कहाँ हुई स्थापना मसाला पार्क की? साइलेंट वैली केरला में। ध्यान दीजिए, कहाँ पर? साइलेंट वैली केरला। सभी लोग रिस्पॉन्स करते रहे, आंसर का देते रहे अपनी तरफ से। और आप लोग अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PH10 जरूर यूज करें, आप लोग को 10% डिस्काउंट मिलेगा। और इसी कोड का इस्तेमाल करके फ्री क्लासेस जो है अनअकैडमी ऐप पर आप अनलॉक कर सकते हैं। चट्टानों की उत्पत्ति का निर्धारण करने में कौन सा युग्म जो है सर्वाधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 21। जो चट्टानें जो बनती हैं उनकी उत्पत्ति का निर्धारण में कौन जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आंसर देखिए क्या होगा, रिस्पॉन्स करें सभी लोग। आंसर है आपका D, संरचना और गठन। उसी से आप जो है चट्टानों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है निर्धारण करते हैं। बर्ग नाम की शुष्क और गर्म वायु कहाँ चलती है? बहुत बड़ा हुआ सवाल। बर्ग। क्वेश्चन नंबर 22, बर्ग नामक एक शुष्क और गर्म जलवायु कैसी है? ध्यान दीजिएगा, बर्ग पहले तो जान जाइए क्या है, एक स्थानीय पवन है। कैसी है? शुष्क है और गर्म है। कहाँ चलती है? दक्षिण अफ्रीका में चलती है। कहाँ चलती है? दक्षिण अफ्रीका में चलती है। ठीक है। फॉन एक स्थानीय पवन है, ये कहाँ चलती है भाई? फॉन। क्वेश्चन नंबर 23, तो फॉन नामक स्थानीय पवन कहाँ चलेगी? कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड में चलती है। कहाँ चलती है? स्विट्जरलैंड में चलती है। बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में। एक बार लाइक शेयर जरूर करते हैं सभी लोग, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई। अल्बर्ट्रस पठार स्थित है। देखिए इस बार 2019 में पठार पूछा था, टेलीग्राफिक पठार। तो ऐसे सवाल जो है पूछे जा रहे हैं ना, टेलीग्राफिक पठार पूछा था। अब पूछ रहा है अल्बर्ट्रस पठार कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 24, तो कहाँ अवस्थित है अल्बर्ट्रस पठार भाई? प्रशांत महासागर में। अल्बर्ट्रस पठार कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। ग्लोबी रेजिना पंख जमाव किससे संबंधित है या किस चीज से बनता है ये ग्लोबी जेरिना पंख? क्वेश्चन नंबर 25, तो ये बनता है, सभी लोग रिस्पॉन्स कीजिए। आंसर है आपका जैविक पदार्थों के संचयन से जो है ये बनता है आपका ग्लोबी जेरिना पंख। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? कनारी धारा, मोजाम्बिक धारा, ओशियो धारा या फॉकलैंड धारा? क्वेश्चन नंबर 26, कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्यों अलग है। ठीक है, फटाफट बताइए। देखिए इसका आंसर है आपका बी जो है मोजाम्बिक धारा कनारी ओशियो फॉकलैंड से अलग है। क्यों है बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन एक गैस ओजोन क्षरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या नाइट्रोजन ऑक्साइड? ओजोन क्षरण के लिए पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैस के लिए नहीं पूछ रहा, ओजोन क्षरण के लिए पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27। तो ओजोन क्षरण के लिए जो मुख्यतः उत्तरदायी गैस है वो कौन सी है आपकी? क्लोरीन। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन गैस से क्या होता है? ओजोन का क्षरण होता है। लानोज का संबंध, लानोज क्या है? घास का मैदान है। कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला, पेरू, अर्जेंटीना या ब्राजील? क्वेश्चन नंबर 28। लानोज घास के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं? रिस्पॉन्स कीजिए सभी लोग। देखिए इसका आंसर है आपका वेनेजुएला। कहाँ पे पाया जाता है? वेनेजुएला। लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाएंगे? वेनेजुएला में। चिली का अटकामा मरुस्थल प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? फटाफट रिस्पॉन्स करें। क्वेश्चन नंबर 29 कई बार एग्जाम में। चिली का अटकामा मरुस्थल, तो पहले तो ये भी सवाल अपने आप में समझिए कि अटकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। किस लिए फेमस है? फटाफट रिस्पॉन्स कीजिए सभी लोग। आंसर है आपका तांबा उत्पादन के लिए। किसके लिए? तांबा उत्पादन के लिए। ठीक है। कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका सवाल। जैविक मरुस्थल की संज्ञा किस नदी को दी जाती है भाई? क्वेश्चन नंबर 30। अभी 2018 पीसीएस में पूछा था सवाल ये। उससे पहले 2012 पीसीएस से पूछा जा चुका है, 2018 पीसीएस से पूछा जा चुका है, और अब मुझे लगता है 2021 पीसीएस में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो है प्रदूषकों के कारण जो है जैविक मरुस्थल में कन्वर्ट हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? बताइए, बालाघाट भंडार नागपार क्षेत्र में कौन सा जो है एक अयस्क जो है बहुल मात्रा में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 31। तो बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में, नागपुर है, कौन सा पाया जाएगा? मैग्नीज। ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज जो है पाया जाता है। तो 31 का आंसर हो गया आपका बी। अगला सवाल है, अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर से वर्षा होती है कहां पर? नॉर्वेस्टर। क्वेश्चन नंबर 32। रिस्पॉन्स करें सभी लोग जरूर से। तो भाई नॉर्वेस्टर से वर्षा कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? बहुत बड़ा हुआ सवाल। क्वेश्चन नंबर 33, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? रावी, चेनाब, झेलम, व्यास? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। किस पर है? झेलम पे है। ठीक है। कश्मीर घाटी एक प्रकार की क्या है? विवर्तनिका घाटी, अपरदनजन्य घाटी, रिफ्ट घाटी या अंधी घाटी? क्वेश्चन नंबर 34। कश्मीर घाटी क्या है भाई? रिस्पॉन्स कीजिए सभी लोग। ध्यान दीजिएगा, आंसर है विवर्तनिक घाटी है। कश्मीर घाटी क्या है? एक प्रकार की विवर्तनिकी घाटी है। ठीक है। भूगोल में व्यवहारिक उपागम के प्रतिपादक कौन थे? प्रैक्टिकल अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 35। तो विलियम किर्क ने। किसके भूगोल में व्यवहारिक उपागम के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? विलियम किर्क। पैटर्न्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी लेखक कौन है? पैटर्न्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 36। अच्छा सवाल है, मशहूर बुक है, मशहूर लेखक है। पैटर्न्स इन ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं DM स्मिथ। ध्यान दीजिएगा, कौन है? DM स्मिथ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों में वर्गीकरण से संबंधित है? विश्व को सांस्कृतिक परिमंडलों में बांटा है किसने? कल्चरल रीजन्स। ठीक, कल्चरल रीजन्स में बांटने वाले कौन है? बहुत अच्छा सवाल है, बताएं। तो कल्चरल रीजन्स यानी सांस्कृतिक परिमंडलों में बांटा है किसने? क्वेश्चन नंबर 37, बड़ा अच्छा सवाल है। तो J.E. स्पेंसर्स। ध्यान दीजिएगा, J.E. स्पेंसर्स ने क्या किया है? विश्व को क्या किया है? सांस्कृतिक परिमंडलों में वर्गीकृत किया है। J.E. स्पेंसर। जनसंख्या वितरण के प्रदर्शन की उपयुक्त मानचित्रण विधि क्या कहते हैं? तो जनसंख्या वितरण के लिए जो उपयुक्त मानचित्रण विधि है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38, उसका नाम है बिंदु विधि। ध्यान दीजिएगा, डॉट पॉइंट। ठीक, तो बिंदु विधि है। ठीक। भारत का मौसम मानचित्र बनता है बोन प्रक्षेप पर, बहुसंख्यीय प्रक्षेप पर, मर्केटर प्रक्षेप पर या अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप पर? क्वेश्चन नंबर 39। थोड़ा सा कठिन सवाल है, मैं आंसर दे देता हूँ। आप बोन प्रक्षेप पर जो है बनता है भारत का मौसम चित्र। जो नोएडा है, जिसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा,
किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? आपके यूपी स्पेशल का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। नोएडा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली से लगा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है ये। फुल फॉर्म भी जान जाइए, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर है आपका 1976। ध्यान दीजिएगा 1976 में नोएडा की स्थापना हुई थी, नोएडा 1976। चलिए, तो आज का सेशन था ये। आप लोग अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 जरूर प्रयोग करेंगे। चलिए, तो हम लोग आप GS मिक्स MCQs करेंगे। और पहला सवाल है आपको, 13वीं और 14वीं सदी की ईस्वी में भारत किसान खेती नहीं करते थे, गेहूं के, जौ, चावल या मक्का? क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स सभी लोग करेंगे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, गेहूं, जौ, चावल या मक्का? चलिए, बहुत बढ़िया, सभी लोग का रिस्पॉन्स डी की तरफ आ रहा है। आंसर इसका डी। ध्यान दीजिएगा, मक्का, मक्का की खेती जो है नहीं करते थे, क्योंकि मक्का बाद में पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में, ठीक है। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में किस चीज खेती नहीं होती थी? मक्के की नहीं होती थी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक या समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या चंद्रगुप्त प्रथम? किसके लिए पूछा जा रहा है? पतंजलि जो थे वो किसके समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 2, कई बार एग्जाम में आया हुआ, ध्यान दीजिएगा। पुष्यमित्र शंगु के समकालीन थे, ध्यान दीजिएगा। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे आपके पतंजलि। पतंजलि आपको पता है योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो किसके समकालीन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग। अगला सवाल है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहां पर? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी या राजगिरी? बहुत बार आया हुआ एग्जाम में सवाल है, इस सवाल को आप अच्छे से कर ले। देखिए, यहाँ पर मैं सारे वैसे सवाल लेकर आया हूँ जो लगातार पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऐसे सवालों की अगर आप सही कर ले, तो मैंने बार बार बताया है कि प्रीलिम्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है एकदम सही करना है, प्लस में करंट अफेयर 100% सही कर दो। ये दो चीजें अगर रणनीतिक रूप से आप कर लेते हो, तो किसी भी एग्जाम की जो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकेगी। तो 3 का आंसर क्या है भाई? बी। ध्यान दीजिएगा, श्रावस्ती। बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए कहां पे दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल सही उत्तर आप सभी लोग आ रहा, सी, अरे बी, श्रावस्ती। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? अजातशत्रु, चंडप्रदोक, प्रसेनजीत, उदयन? राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में, ये भी है। आंसर अजातशत्रु। ध्यान दीजिएगा, अजातशत्रु अपनी पिता का हत्या करके राजगद्दी ने प्राप्त की थी, ठीक है, बिल्कुल सही है, सभी का ए होगा। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय? बताएं, क्या पूछा जा रहा है? जिसने पहला गुप्त शासक जिसने क्या किया था? सिक्के जारी किए थे, किसी भी प्रकार के सिक्के, तो कौन था ऐसा भाई? सबसे पहला, बिल्कुल ठीक है सभी लोग का, बी उत्तर आप लोग का है, चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान दीजिएगा, गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। 1857 की क्रांति में के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे या मंगल पांडे? बताइए फटाफट सभी लोग। रामचंद्र पांडुरंग किसका ओरिजिनल नाम था भाई? तो रामचंद्र पांडुरंग, सी उत्तर दे रहे हैं आप सभी लोग, बिल्कुल ठीक है आंसर। आंसर है आपका सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का ओरिजिनल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिए, अच्छा सवाल है ये। तो आप लोगों को पता, बंगाल विभाजन के समय कोई भी उस टाइम पे बड़ा नेता का नाम नहीं आता है, मतलब जो प्रसिद्ध नेता है, लेकिन तभी सवाल अच्छा है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CR दास, आशुतोष मुखर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर? तो किसने, जो 1905 में आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन में, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? बहुत बार आया हुआ सवाल एग्जाम में, मित्र मेला संघ। श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना? मित्र मेला, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया, सभी लोग को उत्तर बी आ रहा है। आंसर है आप लोग का बी, विनायक दामोदर सावरकर यानी VD सावरकर जो थे मित्र मेला के निर्माता थे। निम्नलिखित में से किसने विदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? देखिए, पूछा जा रहा है जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व कहां पर? दिल्ली में किसने किया था? तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर रजा? क्वेश्चन नंबर 9। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में करने वाला कौन था भाई? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें सभी लोग, अच्छा सवाल है ये, कभी कभी आने वाला सवाल। तो स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व किसने किया था? सही दे रहे हैं बहुत लोग उत्तर, बिल्कुल ठीक है, आंसर है सैयद हैदर रजा ने जो है दिल्ली में आंदोलन का नेतृत्व किया था, स्वदेशी आंदोलन। अगला सवाल इसी क्रम में, निम्नलिखित में से किसने
सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों ने भाग लिया? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? बहुत अच्छा सवाल, बताएं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति इन सब में कौन था? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बिल्कुल ठीक बी उत्तर आ रहा आप लोग सभी लोग का। आंसर है बी आर अम्बेडकर। ध्यान दीजिएगा, बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र नेता थे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणियां पहाड़ियां या सतमाला पहाड़ियां? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। मांडव पहाड़ियां, हरिश्चंद्र, बालाघाट, सतमाला कौन सी महाराष्ट्र में स्थित है? ध्यान देखिए, मांडवी या मांडव पहाड़ियां ये कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, बाकी सभी कहां पर है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल? गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। पीसीएस 2018 का सवाल है ये, आपके 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, तो क्या है? जामनगर। ध्यान दीजिएगा, जामनगर जो है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, बल्कि क्या है? एक आपका रिफाइनरी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगने वाली फसलें कौन है, ये पूछा जा रहा। अरहर एवं चना, मूंग एवं उड़द, चावल एवं मिलेट, मक्का एवं मूंगफली? बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसलें मुख्यतः, पहली बात तो जानिए ये जायद फसलों की बात हो रही है और सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा आप सभी लोग का। आंसर है आपका मूंग एवं उड़द। ध्यान दीजिएगा, मूंग एवं उड़द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी मतलब सुगर। कर्नाटका, बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 14। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है भाई? तो कौन होगा आपका अपना उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, कौन है? उत्तर प्रदेश। इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पुराना डाटा क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? इन चारों में से कौन है जो संसद को संबोधित कर सकता है? बहुत ही आसान सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या होगा उत्तर? बिल्कुल ए सही उत्तर आ रहा आप सभी लोगों का। आंसर है आपका ए। ध्यान दीजिएगा, भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में इसका प्रावधान किया गया है और भारत का महान्यायवादी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, संसद को संबोधन कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता? मतदान नहीं कर सकता। ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पारित करने की इजाजत मिलती है? देखिए ये पक्का एग्जाम में मिलेगा इस बार सवाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसका सृजन करने जाने की बात चल रही है, प्रक्रिया में है। आर्टिकल 168, 169, 170, 171 कई बार आ भी चुका है एग्जाम में ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर क्या है आपका? आर्टिकल 169। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 169 के तहत जो है किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन जो है किया जा सकता है। साथ साथ इसी आर्टिकल के माध्यम से विधान परिषद का समापन भी किया जा सकता है। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मतदान का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में? देखिए लोकसभा चुनाव को आम चुनाव कहा जाता है। आपको पता है 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि किस क्या कहते हैं कि वर्ष जो है फिर जब आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई तो कब सबसे पहले मतदान का मौका मिला लोकसभा में? अब आप लोग ये सर्च कीजिए, ये बताइए कमेंट में कि किस संविधान संशोधन द्वारा आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो क्या है आंसर? 1989। ध्यान दीजिएगा, 1989 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें जो है पहली बार पार्टिसिपेट किया था 18 वर्ष की आयु के लोगों ने। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होती है? बहुत बड़ा हुआ सवाल, साइंस का है। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4 या व्यक्ति की ऊंचाई की 2 गुनी? आप अपनी इमेज जो देखते हो शीशे में उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आप अपनी पूरी इमेज देखने के लिए आपकी जिसमें पूरी इमेज आ जाए उसमें जो सामने वाला शीशा कितना लंबा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या उत्तर होगा इसका? ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगर आप 6 फुट के हैं तो आपको 3 फुट का शीशा चाहिए होगा जिसमें आपकी पूरी इमेज आपको सामने दिखाई दे। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में
निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम, ग्रेफाइट, रेडियम या साधारण जल? क्वेश्चन नंबर 20 मंदक पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ग्रेफाइट। ठीक, अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बहुत बड़ा है हुआ सवाल। लेखपाल और एसआई वाले जो हैं इसको बहुत अच्छे से देख लें भाई, बाकी सब लोग भी देख लें, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जो स्टैंडर्ड है अभी यही पूछे जाते हैं ज़्यादा सवाल। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? टंगस्टन। ध्यान दीजिएगा, टंगस्टन एक धातु होती है, इससे जो आप लोग देखते हैं फिलामेंट कहते हैं इसे, तो तंतु को फिलामेंट बोलते हैं। तो फिलामेंट जो पहले बल्ब आते थे पीले पीले रंग के जलते थे, उनका जो नीचे पीले पर जो जलता था, जो गर्म होता था, वो किस चीज़ का होता था? टंगस्टन का। ठीक है। प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। जो आप फ्रिज में रख देते हो किसी भोजन को, और तो कैसे, मतलब कि जो आपका फ्रिज है वो किस प्रकार से मदद करता है आपके भोजन को सुरक्षित रखने में? जीवाणुओं को मार देता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है, एंजाइम क्रिया को नष्ट कर देता है, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक देता है? तो कैसे रक्षा करता है भाई? क्वेश्चन नंबर 22 रिस्पॉन्स करें सभी लोग, सभी लोग रिस्पॉन्स करें भाई जरूर से, बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छे। बी उत्तर सभी लोग का आ रहा आंसर है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी जो खाद्य पदार्थ होता है वो जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही, मतलब कि उसमें धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए आपको सेव काट के रख देंगे तो सेव जो है धीरे 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 सड़े गलेगा, या नॉर्मल सेव भी सड़े गलेगा अगर आप फ्रिज के बाहर उसको रखते हैं। तो क्या होता है, उसी दर को जो है कम कर देता है फ्रिज आपका ना, तो काफ़ी दिन तक जो है सुरक्षित रहता है भोजन फ्रिज में। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन? क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, बहुत बार आया हुआ और अच्छा सवाल है ये। इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसका मतलब हमें इसको बाहर से लेना होता है। बिल्कुल ये सही उत्तर आ रहा, सभी लोग का आंसर है विटामिन ए। ध्यान दीजिएगा, विटामिन ए। मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? सबसे अधिक जो विकिरण निकलती है तो सबसे पहले इफेक्ट होने वाला पार्ट आपके शरीर का कौन सा? आंख, हृदय, मस्तिष्क या फेफड़ा? तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, सही उत्तर आ रहा सभी लोग का आंसर है आंख। सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है आंखों पर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे कि हम जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या कहता है, नंगी आंखों से मत देखो। क्यों? बाकी शरीर पर इफेक्ट नहीं आता, लेकिन अगर आपने देखा तो वहाँ से जो अल्ट्रा वायलेट की रेस निकल रही होती है वो आपकी आंख पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, अगला सवाल है, प्रसिद्ध चरकूला नृत्य संबंधित है। आपके यूपी स्पेशल का सवाल कई बार आया हुआ, अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से, रुहेलखंड से। क्वेश्चन नंबर 25 चरकूला नृत्य कहाँ संबंधित है? तो देखिए, चरकूला नृत्य संबंधित है आपका ब्रजभूमि से। कहाँ से? ब्रजभूमि से। ठीक है, यानी मथुरा वृंदावन वाला जो क्षेत्र है वहां पर जो है चरकूला नृत्य किया जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। बहुत बार आया हुआ सवाल, फैजाबाद, मेरठ, कानपुर, झांसी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है भाई? क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल ठीक उत्तर सभी लोग का आंसर है आपका बी, मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण। कल्याण एक धार्मिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन होता है कहाँ से, पूछा जा रहा है। मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर या फिर वाराणसी? क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, कहाँ से प्रकाशन होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छे, सभी का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल है गोरखपुर। ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर से कल्याण का प्रकाशन होता है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, एक फसल ऐसी बतानी है इसमें से आपको जिसमें उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है। आलू, चावल, गन्ना, गेहूं? क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल बिल्कुल सही एकदम, सभी लोग का आंसर है आपका चावल। ध्यान दीजिएगा, चावल। चावल प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, बाकी आलू, गन्ना, गेहूं में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला, बेर? स्कर्वी रोग, जो स्कर्वी रोग हो जाता है उसके में उपयोगी कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 29 विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, आपको पता है। तो विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है? आंवला। ठीक है, तो आंवला खाएंगे तो स्कर्वी रोग नहीं होगा, क्योंकि आंवले में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है।
सचिन मात्रा। तो किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? थ्रोम्बिन या थ्रोम्ब्रिन, कभी कभी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा थ्रोम्ब्रिन। उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 30। तो किससे संबंधित है भाई? थ्रोम्बिन, ध्यान दीजिएगा, रक्त जमाव से संबंधित है। किससे? रक्त जमाव। इसकी कमी से, विटामिन के से होता है, इसकी कमी अगर हो जाती है शरीर में तो क्या हो जाता है? अगर कट लग गया आपको कहीं पर तो क्या होगा? ब्लड रुकता नहीं है। तो थ्रोम्बिन संबंधित है आपके रक्त के जमाव से। इसकी कमी से क्या होता है? रक्त जो है जमना बंद हो जाता है, लगातार ब्लड बहता रहता है और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो सेशन को लाइक शेयर आप लोग जरूर कर देंगे भाई। और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना होगा, रेफरल कोड के रूप में मेरा कोड PS10 आप लोग जरूर यूज करें, 10% का आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। आप ये टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल को, और इसमें यहाँ पे PDF नोट्स, क्लासेस के लिंक उपलब्ध होते हैं। इसी क्रम में आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को सेशन में जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कीजिएगा। और अनअकैडमी किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना हो तो मेरा कोड PS10 यूज करके आप 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। डेली 8 PM पर ये सेशन आप लोगों को उपलब्ध होता है। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करिएगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण सेशन सारे सब्जेक्ट के उपलब्ध हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।